हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे थे कॉमर्स ट्यूटर। चलो अपने इन्वेंट्री की जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। फीफो और लीफो मेथड तो हमने आपको बता दिया, इलस्ट्रेशन भी आपको करवा दिया। अब आज थोड़ा वेटेड एवरेज मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में ना हम क्या करते हैं कि पहले मैं लिखता हूँ वेटेड एवरेज, ठीक है ना। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, हम स्टॉक जो भी हमारा पड़ा हुआ है अभी उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो निकालेंगे हम स्टॉक का, उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो है आपका गुड्स जो है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, जो भी आपका क्वांटिटी अवेलेबल है अभी क्लोजिंग स्टॉक में या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में, उसको आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट से उसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। और ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आएगा, इससे आप क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं लिख देता हूं यहां पर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे निकालेंगे हम, ये होगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा इनटू आपका क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितना है, यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। जितना भी आपका होगा ये आप मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपको अभी समझने में डिफिकल्ट लग रही है ना, तो अभी जैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा, ये वाला इलस्ट्रेशन जो है ना, ये जो हमने फीफो और लिफो में किया, इसी इलस्ट्रेशन को अब हम वेटेड एवरेज से करेंगे। तो आओ, फॉर्मेट जो है मैंने बना रखी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जो सोल्यूशन है ये हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड से, ठीक है। चलो फिर से वही इलस्ट्रेशन आपका देखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक थे हमारे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52, उसको लिख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक तो जो है उसको वैसे ही लिखना है हमको, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दिसंबर का 1 तारीख यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये कितना है हमारा, 100 यूनिट्स है, 52 रुपया करके, तो 5200, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। चलो इसके बाद क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया। इसके बाद देखो रिसीप्ट्स में दिसंबर 4 तारीख को 900 यूनिट 50 रुपये में रिसीव किया, तो 4 तारीख दे दो, यहाँ पर 900 यूनिट्स हमने 50 रुपये में रिसीव किया, 45,000 का, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब बैलेंस में क्या होगा देखो, ये जो हमारा 100 यूनिट था ओपनिंग, यहाँ पर एक दाग लगा देते हैं, ये जो हमारा 100 यूनिट था ओपनिंग, ठीक है ना। वेटेड एवरेज की फॉर्मूला मैंने क्या बोली थी, टोटल कॉस्ट बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब हमारा पास यहाँ पर कितना यूनिट है, यहाँ पर 100 है ओपनिंग और यहाँ 900 आ गया। तो आप एक बार पहले पूरा 1000 यूनिट्स जो है यहाँ पर लिख दो, ठीक है, 1000 यूनिट्स लिख दो। तो टोटल यूनिट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया इस 1000 यूनिट्स का, ये 45,000 जो नया आया, और ये जो 5,200 हमारा ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा 5,200 ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है और ये जो 45,000 हमारा नया 900 यूनिट का कॉस्ट है, ये 5,200 और ये 45,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50,200। 50,200 यही हमारा इस 1000 यूनिट्स का कॉस्ट है, ये 50,200। तो इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड एवरेज प्राइस क्या आएगा, 50,200 को 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 50,200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया हमारा 50.2। इसमें भी मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया, ये तो आराम से ही हो जाता, 50.20। ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्राइस। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन बाय लाइन आपको ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले हम लिखते थे 100 फिर 900, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आराम से एक ही लाइन में क्लोजिंग स्टॉक को लिख सकते हो। तो आज का दिन जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसका देखो हमने एक लाइन में ही वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ पर जो प्राइस हमने लिया ना, ये वेटेड एवरेज प्राइस है। इसको हमने कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट से हमने टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 50.20 आ गया, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 5 तारीख को हमारा हुआ है 500 यूनिट्स इशू, तो 5 दिसंबर को हमारा इशू हुआ है 500 यूनिट्स, ठीक है ना। और इशू जो हुआ है ये किस प्राइस पे इशू होगा, देखो ये वेटेड एवरेज प्राइस पे ही इशू होगा, ठीक है ना। तो यहां पर प्राइस क्या होगा, 50 रुपया 20 पैसा। तो 50 रुपया 20 पैसा इंटू 500, 25,100 रुपये। और हमारे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा रह गया,
क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया 500, 1000 में से 500 चले गए तो 500 ही पड़ा रहेगा, और रेट भी 50 रुपया 20 पैसा ही होगा, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 25,100 रुपया आ गया अपना। ठीक है, अब 5 तारीख हो गया दिसंबर का। इसके बाद देखो दिसंबर 10 तारीख को हमने 400 यूनिट रिसीव किया है 55 रुपये में। तो यहाँ पर 10 तारीख लिखते हैं, हमने रिसीव किया है 400 यूनिट 55 रुपये में। तो यहाँ पर 55 लिखते हैं, तो 400 इंटू 55 इक्वल टू 22,000 रुपये का हमने रिसीव किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारा पहले का था 500 यूनिट, ठीक है, और अभी आ गया 400 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, एक बार 900 यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, पहले के 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 25,100, और नए वाले की कॉस्ट कितनी है 22,000, तो दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। 22,000 प्लस 25,100, ये हो गया हमारा 47,100। 47,100। अब वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा, हमको टोटल कॉस्ट से टोटल यूनिट्स जो है डिवाइड करने हैं, तो 47,100 डिवाइडेड बाई 900, ये आ गया हमारा 52.33। ठीक है ना, अप्रॉक्स 52.33 ये आ गया। चलो अब इसको यहाँ नीचे दाग लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख के बाद क्या डेट है, 10 तारीख के बाद है दिसंबर 11। इस दिन और 300 यूनिट्स रिसीव किए 55 रुपये में। तो आ जाओ 11 तारीख को 300 यूनिट रिसीव किए 55 रुपये में। रेट क्या होगी हमारी, सॉरी 300 इंटू 55 कितना आएगा 16,500। तो 16,500 हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ इश्यूज में कुछ नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा बताओ। 900 यूनिट जो है हमारा पहले था, ठीक है, 900 यूनिट हमारा पहले था और अब 300 आ गया, तो 900 और 300 कितना होता है 1200। ठीक है, अब पहले का कॉस्ट था हमारा 47,100 और अभी आ गया 16,500, तो दोनों को ऐड करो। 47,100 प्लस 16,500, ये आ गया 63,600। ठीक है, लिख दो एक बार 63,600। अब इस 63,600 को 1200 से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आ गया अपना कॉस्ट 53 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमको आगे बढ़ते जाना है वेटेड एवरेज में। कितना सिंपल है, देखो बहुत सारी लाइंस आपको नहीं लिखनी पड़ रही हैं अलग अलग स्टॉक खरीदा हुआ के कारण। जैसा आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा था, देखो फीफो लिफो में अलग अलग लाइंस में आपको लिखना पड़ रहा था अलग अलग रेट के स्टॉक्स को, पर यहाँ पर हमने एक ही रेट बना दिया, सबका वेटेड एवरेज ले लिया, एक ही रेट बना दिया, तो हम एक ही लाइन में हमारा काम जो है वो हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा दिसंबर 11 के बाद आता है दिसंबर 19 तारीख। उस दिन हमने 200 यूनिट रिसीव किया 60 रुपये में। तो दिसंबर 19 तारीख को हमने 200 यूनिट रिसीव किया 60 रुपये में, तो ये होगा 12,000। इश्यूज़ में कुछ नहीं होगा। अब बोलो वेटेड एवरेज प्राइस कितना होगा। यहाँ पर 1200 यूनिट है और हमको 200 ऐड करना है, तो टोटल यूनिट हो गया हमारा 1400, और यहाँ पर कॉस्ट कितना है 63,600, इसमें 12,000 ऐड करना है, तो 63,600 प्लस 12,000 ये हो गया हमारा 75,600। लिख दो। अब 75,600 को डिवाइड करो 1400 से, आ गया अपना 54 रुपीज़। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 54 रुपीज़। सिंपल, आगे बढ़े। ये हमने कर लिया दिसंबर 19 वाला। अच्छा, इसके बाद देखो दिसंबर 20 तारीख को 600 यूनिट्स हमारा इशू हो रहा है। तो आ जाओ 20 तारीख को, यहाँ पर कितना यूनिट्स इशू हो रहा है, इशू में लिखेंगे 600 यूनिट्स। ठीक है ना, अब 600 यूनिट्स का प्राइस कितना लेंगे हम 54 रुपया करके, क्योंकि वेटेड एवरेज प्राइस अभी क्या चल रहा है 54 रुपया। ओके, तो 600 इंटू 54, यह आ गया अपना 32,400। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा रहा 1400 से 600 चला गया, तो 1400 माइनस 600 इक्वल टू 800 यूनिट पड़ा रहा। रेट कितना है 54 रुपया, और 800 इंटू 54 कर लो 43,200। ठीक है, ये अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। अब 20 तारीख के बाद क्या है, 20 तारीख के बाद है हमारा दिसंबर 28, ये वाला। ठीक है ना, 800 यूनिट रिसीव किया हमने 47 रुपये में। आ जाओ दिसंबर 28 को 800 यूनिट हमने रिसीव किया है 47 रुपये में। ठीक है, इसका प्राइस क्या आ रहा है 800 इंटू 47, यह आ गया 37,600। ठीक है, अब इश्यूज में कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा, यहाँ का 800 और यहाँ का 800 ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 1600, यहाँ 1600 लिख दिया। और रेट क्या होगी, प्राइस जो है 43,200 प्लस 37,600, तो 37,600 में 43,200 ऐड करेंगे तो 80,800 रुपये आ जाएगा। 80,800, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और रेट क्या आएगा, इसको 1600 से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा 50 रुपया 50 पैसा।
₹50.50। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। अब 29 दिसंबर को एक इशू है 500 यूनिट्स का, 29 दिसंबर को, यहाँ कुछ नहीं है, इशू है यहाँ पर 500 यूनिट्स का। तो ये जो 500 यूनिट इशू होगा ये किस रेट पे होगा, इस रेट पे ₹50.50 पे। तो यहाँ पर ₹50.50 लिख दो, और 500 इंटू ₹50.50 होता है ₹25,250, ₹25,250। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कितना लिखना है, 16 में से 500 चला गया तो बचा है 1100, रुकना एक ज़रा, 1100, रेट है ₹50.50, और 1100 इंटू ₹50.50, ये आ गया अपना 55,550, 55,550। ये आप ऐसे भी कर सकते थे कि 80,800 से आपने 25,250 को माइनस कर दिया तो भी आपका 55,550 ही आएगा। तो ये वाला देखो इलस्ट्रेशन जो है ख़त्म भी हो गया काफ़ी जल्दी, बहुत कुछ लिखना भी नहीं पड़ा इसमें, फटाक से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी वैल्यू आई है वो ये है, ये है जो फिगर है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको ये वाले आइटम्स जो हैं इनको ऐड करना पड़ेगा, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। एक बार निकाल लेता हूँ मैं, एक बार निकाल लेता हूँ। टोटल 25,100 प्लस 32,400 प्लस 25,250, ये आ गया अपना 52,750। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 52,750, ये अपना क्या है, COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, और अपना परचेजेस का प्राइस जो है वो तो वही होगा, क्योंकि परचेज तो उसी रेट पे किया है हमने जो मेंशन है। तो पिछले वाले इलस्ट्रेशन में देख लो, 1,33,100 रुपया का परचेज है। कितना, 1,33,100। अब आप लोग बोलोगे कि सर परचेज का प्राइस क्यों नहीं चेंज हो रहा है? अरे भाई परचेज तो उसी रेट पे किया है, परचेजेस का तो रेट यहाँ पर दिया ही हुआ है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना। परचेजेस तो ये इसी रेट पे हुआ है, तो वो तो वही प्राइस रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो वेटेड एवरेज में जो वैल्यू आई है हमारी 55,550 की, ये फीफो वाले और लीफो वाले वैल्यू से अलग है। फीफो में आया था 55,000, सॉरी लीफो में 55,800 था, फीफो में आया था हमारा 55,100। तो तीनों मेथड में हमारा जो वैल्यू है वो अलग अलग आया है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज भी हमने कर लिया। बस मेन मेथड्स जो है वो अब आप सीख चुके हो, यही तीनों मेथड्स हैं स्टोर्स लेजर के। अगर आपको मैं सिंपल एवरेज मेथड के बारे में बताऊंगा ना तो आपको हंसी आ जाएगी। सिंपल एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, सिंपल एवरेज में करना क्या है, देखो वेटेड एवरेज में हम लोग वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज जो मेथड है ना इसमें हम क्वांटिटी का वेट लेते हैं। कभी भी प्राइस निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्वांटिटी का एक एक्टिव रोल होता है। लेकिन सिंपल एवरेज में हम क्या करेंगे, मान लो कि इसी इलस्ट्रेशन में हमको सिंपल एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहां पर जो भी रेट्स आपको दिख रहे हैं ना, एक रेट है ये 52 रुपए का ओपनिंग स्टॉक का, फिर जितने सारे भी परचेजेज आपने किए ये सारे रेट्स, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देने से सिंपल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। तो चलो एक बार मैं निकालता हूं आपके साथ, लिखता हूं यहां पर सिंपल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या आएगा, ये हमारे जितने भी रेट्स हैं, देखो एक है 52 यहाँ पर और यहाँ पर 5 रेट्स हैं, तो सबको ऐड कर लेंगे। 52 प्लस तुम्हारा 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, और ये कितना सारा है, देखो काउंट करो, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नीचे क्या से डिवाइड करेंगे, 6 से। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा सिंपल एवरेज रेट, एक बार कैलकुलेटर में मैं कर लेता हूँ, 52 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, तो ये आ गया 319, 319 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा हमारा 53.17 बोल सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेटली 53.17। तो ये हमारा आ गया सिंपल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए, ठीक है ना, आपको देखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है। तो हमारे 100 यूनिट्स जो हैं वो ओपनिंग स्टॉक में थे, 2600 यूनिट्स हमने और रिसीव किए और 1600 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा हमारा, 100 प्लस
या ब्रैकेट में लगा देता हूँ, 2600 हमने रिसीव किया या परचेज किया बोल सकते हो, और 1600 हमने इशू कर दिया। तो ये इनटू कर दोगे आप 53.17 से, तो ये कितना आता है, 100 प्लस 26 होगा 2700, माइनस 1600 होगा 1100। 1100 इंटू 53.17 इक्वल टू ये होगा 58483.33। 58483.33। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा एज पर सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो हमने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज जो है वो देख लिया। ठीक है ना, सिंपल एवरेज जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। वेटेड एवरेज का भी मैंने आपको बता दिया। अब एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, ये वाला जो मेथड है ना, ये यूज कहां पर होता है बोलो तो जहां पर गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं होते। जैसे मैंने अभी तक आपको जो पेन का एग्जांपल दिया था, पेन में क्या है कि आप 100 यूनिट्स पेन का खरीद के लेके आए, अब सारे पेन्स एक जैसे हैं तो इंटरचेंजेबल आइटम है। ठीक है ना, आप इस पेन की जगह इस पेन को बेच दो। लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हम किस केस में लगाते हैं, जहां पर गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। ये वर्ड ना थोड़ा सा याद रख लेना, गुड्स आर यूनिक एंड नॉट इंटरचेंजेबल। अब ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप याद रखना, मनीष मल्होत्रा का जो बुटीक होता है ना, उसमें क्या करते हैं, मनीष मल्होत्रा का जो बुटीक होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं और उसके लिए एक यूनिक पीस तैयार करके देते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक यूनिक पीस तैयार करके देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो कि मनीष मल्होत्रा ने, यहां लिखता हूं, मान लो कि हमारा मनीष मल्होत्रा जो है उसने आमिर खान के लिए एक शेरवानी बना के रखी है। ठीक है ना, इसका कॉस्ट आ गया है 50,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सा 50,000 का शेरवानी तो आमिर खान पहनेगा नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। उसने करीना के लिए एक साड़ी डिज़ाइन की है। ओके, इसका कॉस्ट आ गया मान लो 1,00,000 रुपये, और ऐसे करके और भी बहुत सारे आइटम्स इसने रखे हैं। तो क्या ये आइटम्स इंटरचेंजेबल है? जब हम पेन की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, जितने भी यूनिट्स है ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है ना, आप एक दूसरे को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो है हर आइटम जो है ये अपना एक स्पेसिफिक महत्व रखता है, अलग है। तो हर किसी की कॉस्ट को आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करके रखना है और सबको ऐड करना है। अभी मान लो कि ये दो इतने सारे आइटम्स जो हैं, यहां पर कोई एक 30,000 का आइटम है और कोई मान लो 40,000 का आइटम है। ये सारे आइटम्स अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक में है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप कैसे लगाओगे? आप स्पेसिफिक एक एक आइटम को आइडेंटिफाई करोगे, उनकी कॉस्ट जो है उसको लिख के रखोगे कहीं पर और सबको ऐड करोगे, तब जाके आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो निकलेगा। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसका कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। बेसिकली आपके क्लोजिंग स्टॉक में जो भी आइटम्स है सब में एक प्राइस टैग लगा के रखो और उसी में कॉस्ट लिख के रखो, और जब भी आपको स्टॉक की वैल्यू लेनी होती है तो उन सारे प्राइसेस को ऐड कर लो, स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अच्छा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम एक और चीज की बात करेंगे, वो है कॉस्ट। ये जो हमने कॉस्ट की बात की ना, यहाँ पर मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं ना, तो कॉस्ट तो हम निकाल लेते हैं, चाहे फीफो से, चाहे लीफो से, चाहे वेटेड एवरेज से, चाहे सिंपल एवरेज से। वैल्यू करने के बाद हमको एक चीज कंपेयर करनी पड़ेगी कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कम कौन सा है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कम कौन सा है। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास पेन है। ठीक है ना, आपके पास 1,000 यूनिट्स, नहीं 1,000 नहीं, 1,100, हमारे एग्जाम्पल में 1,100 यूनिट्स था ना क्लोजिंग स्टॉक। 1,100 यूनिट्स का पेन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, मान के चलो। अब इसकी कॉस्ट आपकी बुक्स में फीफो मेथड में या लीफो मेथड में या जो भी, इसकी कॉस्ट आपकी आई 54 रुपया पर यूनिट। ठीक है, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 54 इंटू 1,100, मान लो 59,400 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 59,400 कॉस्ट आ गया। अब बाजार में अभी ये पेन जो है ना, ये कितने का बिकेगा बोलो? ये जो पेन है अभी बाजार में 53 रुपीज का बिकेगा। ठीक है, 53 से ऊपर। आपका कंपटीटर बिल्कुल सेम पेन 53 रुपीज में बेच रहा है।
तो ये जो 53 रुपीज़ का फिगर है ये क्या है बोलो तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर अभी आप इस पेन को बाजार में बेचने जाओगे तो आपको 53 रुपया से ज़्यादा कोई नहीं देगा, आप इससे ज़्यादा बाजार से ले ही नहीं सकते, क्योंकि बाजार में ये पेन जो है ये आपका 53 रुपया में बिक रहा है, आपका कंपटीटर बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेन 53 रुपया में बेच रहा है। तो आपका क्या ये चीज लॉजिकल होगा? देखो स्टॉक जो है ना ये आपने बेचने के लिए रखा है, ये कोई लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपने नहीं रखा। तो अगर आप इसको कॉस्ट पे दिखाते हो इस स्टॉक की, मान लो यहां पर मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसे, ठीक है, ये है, अरे यार रुकना जरा थोड़ा सा अच्छे से ही करता हूं। ये है मान लो इसका कॉस्ट कितना है 54 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि बाजार में बेचने से अभी जितना मिलेगा वो है 53 रुपीज़। तो हमको तो इस स्टॉक को बेचना है, ठीक है ना, हमने बेचने के लिए रखा है। तो हम प्रूडेंस के प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रूडेंस का प्रिंसिपल आपको याद है ना, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म बोल लो, कंजर्वेटिज्म, इसके प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो स्टॉक हम बेचेंगे तो हमको मार्केट से मिलेगा कितना पैसा, हमको मार्केट से तो 53 रुपया करके ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तो हम अभी ले नहीं सकते कस्टमर से, क्योंकि हमारा कंपटीटर 53 में बेच रहा है। हम अगर 54 में बेचने जाएंगे तो बिकेगा थोड़ी, नहीं ना बिकेगा। और 54 तो हमारी कॉस्ट है, हमको तो इसमें प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा। पर प्रॉफिट तो छोड़ो, आप अपने कॉस्ट में भी नहीं बेच सकते, 53 रुपया में बाजार में ऑलरेडी बिक रहा है ये सामान, ठीक है ना। तो उस समय आप बाध्य हो जाएंगे कि आपको अपना स्टॉक भी 53 में ही बेचना पड़ेगा, वरना घर पे रखा रहेगा, सड़ेगा। तो उससे अच्छा तो आप चाहते हो ना कि आपका जो पैसा उसमें फंसा हुआ बेच के निकल लें। तो 53 रुपया में अगर बेचोगे तो अमाउंट इससे रियलाइज कितना होगा 53 ही। तो जिस चीज को बेच के आपको 53 रुपीज रियलाइज होगा पर यूनिट, जिस चीज को बेच के मैक्सिमम आप 53 रुपीज निकाल सकते हो, क्या आप उसकी वैल्यू 54 रुपए दिखाओगे? ये जो पेन मेरे हाथ में है, मान लो कि अगर मैं इसको बाजार में बेचने जाऊं तो लोग मुझे 100 रुपए देंगे, ठीक है ना, लोग मुझे 100 रुपए देंगे। तो क्या हम उसको 120 रुपए में बुक्स में दिखा सकते हैं? चाहे इसको बनाने में मेरी कॉस्ट 120 रुपए ही क्यों ना पड़ी हो, ठीक है, चाहे मैं इसको 120 रुपए में ही क्यों ना खरीद के लाया हूं, क्या इसको 120 रुपए बुक्स में दिखाना सही होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका प्रॉफिट का फिगर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने ये चीज बोल रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने ये चीज बोल रखी है कि इन्वेंट्री जब भी हम वैल्यू करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ और देखेंगे दोनों में से कम कौन है। तो अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे कॉस्ट से कम होती है तो यही हमारे इन्वेंट्री का वैल्यू बनेगा। तो उस केस में अगर 1100 यूनिट्स आपके पास स्टॉक में है और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 53 रुपए है ना, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो? 1100 इंटू 53 इक्वल टू कितना आता है? 53 इंटू 1100, यह आ जाएगा आपका 58,300, ठीक है। लेकिन आपके स्टोर लेजर के हिसाब से तो कॉस्ट आ रहा है 59,400, लेकिन आप इसको बुक्स में नहीं ले सकते, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 58,300 ही दिखानी पड़ेगी। ओके, चलो यही मुझको बताना था। यहां तक तो हो गया। अब देखो एक छोटा सा चीज है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है ना। अब ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो हमने निकाला, ये जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, इस कॉस्ट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है कि इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है उसमें आप क्या ले सकते हो, उसमें आप ले सकते हो ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। देख लो, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी आपका परचेज करने का जितना भी पैसा लगा वो ले सकते हो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हो तो उसको फिनिश गुड्स बनाओगे आप, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कुछ कन्वर्शन करना पड़ेगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन है उसको आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ परचेज में। और क्या है? अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मान लो कि आप जो रजनीगंधा सुपारी बनाते हैं ना, मान लो उसका बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सुपारी खरीद के लाना पड़ता है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कत्था वगैरह मिलाना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। बागान से जो सुपारियां आप खरीद के लाए, या आपका खुद का बागान है मान लो सुपारी का, उसको ट्रक में ढो के अपने गोडाउन तक, अपने फैक्ट्री तक लाए, तो वहां तक लाने का जितना भी खर्चा है, फिर उसको सुखाने उखाने का, प्रेजेंट कंडीशन, जो रजनीगंधा बनने तक का जितना सारा खर्चा हो रहा है, सारा आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या क्या इन्वेंट्री के कॉस्ट में आप ऐड नहीं करोगे, यहां पर देखो क्या क्या आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। उसमें है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। अब आपने देखा होगा कि दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है।
तो अगर कोई चीज़ नॉर्मल लॉस होती है ना, तो उसको आप एक नॉर्मल कॉस्ट कंसिडर करके अपने कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। पर जो आइटम अब नॉर्मल लॉस हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप रजनीगंधा की गाड़ी जब ला रहे थे तो एक ट्रक पलट गया, पलटने के कारण जो है उसमें जितना भी स्टॉक था वो आपका लेस हो गया, तो आप बाकी स्टॉक में उसका जो जितना आपका लॉस हो गया उतना कॉस्ट जो है ना उसको ऐड नहीं कर सकते, तो वो चीज़ जो है आपको माइनस कर देनी पड़ेगी जितना भी आपका एबनॉर्मल अमाउंट्स हो गया है लॉस, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। आपने गोडाउन खरीद रखा है, उसका भाड़ा आप देते हो, तो उसको आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लो कि आपको सुपारी को प्रोडक्शन करने से पहले 3 महीना कंपल्सरीली सुखाना पड़ता है, कहीं पर ड्राई करना पड़ता है या सीजन करना पड़ता है रख के, ठीक है। तो उस केस में जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कुछ दिनों का स्टोरेज नेसेसरी होता है, वहां पर खाली स्टोरेज कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होते हैं ना, वो हमारे इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएंगे, जैसे ऑफिस चलाने का खर्चा, ये सब इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, इसमें क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इंस्टीट्यूट के मैट में ही दिया हुआ है, वहीं से मैंने उठाया है, ठीक है। तो आज के लिए इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैंने बता दिया। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर होता है, विचेवर इज लोअर वो लेना पड़ता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगले वीडियो में हम आपके साथ इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।